जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ प्रत्यय की जो कंडीशन आपको बताई गई है उन तमाम कंडीशन के आधार पे बहुत सारे एग्जाम्पल देके उन चीज़ों को भी आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है, वो है उपसर्ग, और हम उपसर्ग के 50 बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे ताकि आप उस उपसर्ग वाले टॉपिक को सही तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये चेक कर सको कि आखिरकार उपसर्ग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उपसर्ग आप कहाँ तक समझे हो। तो यहाँ पर ये एक पेड़ है और इस पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं ये आपको ध्यान रखना है, सारे हिंदी के आपके टॉपिक हैं और इनमें एक पत्ता जो पेड़ पे है वो उपसर्ग का है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एक एक पत्ते को लेना है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि उस पत्ते की जो संरचना हुई वो संरचना कैसे हुई। इसके साथ साथ फिर ये देखना है कि उस पत्ते का दूसरे पत्तों के साथ लिंक क्या है, उसका टहनी के साथ संबंध है क्या है और उस पेड़ के साथ संबंध क्या है। ये पेड़ बहुत कुछ कह रहा है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको हिंदी में ये इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं जितने इस पे रंग बिरंगे पत्ते हैं। क्लियर? चलो जी, आज का पहला क्वेश्चन है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? जी जी जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो तमाम कंडीशन है उन कंडीशन के आधार पर ही चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो राइट आंसर क्या हुआ? बिना समय गंवाए आपको लॉजिक के साथ आंसर देना। एक तो ये शब्दांश की बात कर रहा है, जब शब्दांश की बात करे तो समझ ले शब्दांश दो ही होते हैं, एक प्रत्यय और एक उपसर्ग। एक शब्द के आरंभ में आगे लगते हैं और एक शब्द के बाद में लगते हैं। तो उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व। तो यहाँ पे जो ये पूर्व शब्द है ये आपको ध्यान रखना है, इसी पूर्व को हम आगे भी कहते हैं, इसी पूर्व को हम पहले भी कहते हैं, इसी पूर्व को हम शुरू या शुरुआत भी कहते हैं, इसी पूर्व को हम प्रारंभ भी कहते हैं और इसी पूर्व को हम आरंभ भी कहते हैं और इसी पूर्व को हम आदि भी कहते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछे कि जो किसी शब्द के आदि में लगाए जाते हैं शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जो किसी शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं शब्दांश उपसर्ग। जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं उपसर्ग। जो शुरू या शुरुआत में लगाए जाते हैं उपसर्ग। जो पहले आगे या पूर्व में लगाए जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो वो कुछ भी दे, वो आदि का मतलब भी क्या होता है? पूर्व, पहले ही होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। तो इस आदि का मतलब क्या हुआ कि राम, श्याम, मोहन, सोहन जैसे और बहुत सारे, अर्थात जो शुरू में दिए हैं उनके जैसे और भी। तो इस आदि का मतलब ही आरंभ या प्रारंभ होता है। तो वो यहाँ कुछ भी प्रयोग करे, पूर्व में लगकर, आदि में लगकर, आगे लगकर, पहले लगकर, शुरू में लगकर, आरंभ या प्रारंभ में लगकर। क्लियर? तो ये क्या थी इसकी डेफिनेशन। राइट आंसर हो गया आपका बी। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। बताइए सही विकल्प क्या होगा? यहाँ रिक्त स्थान दिया है और फिर रिक्त स्थान दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इनमें क्या होगा? संधि और समास दोनों शब्दांश हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि संधि और समास शब्दांश नहीं होते हैं। समास तो दो शब्दों के, दो पदों के बीच में किया जाता है, संधि दो वर्णों के बीच में होती है। क्रिया और समास दोनों शब्दांश है, न तो क्रिया शब्दांश होती है न समास शब्दांश होते हैं, ये भी नहीं है। फिर है उपसर्ग और समास दोनों शब्दांश होते हैं। समास शब्दांश आपको ध्यान रखना है क्योंकि अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें हम शब्दांश का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास में किसका प्रयोग करेंगे? जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में उपसर्ग भी है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास भी है। आजन्म, आजन्म में यहाँ पे उपसर्ग भी है और आजन्म क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। निर्धन, तो निर्धन में यहाँ ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी है क्योंकि हम समास में भी शब्दांश का प्रयोग करते हैं। होना क्या चाहिए था, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर
शब्दों का निर्माण किया जाए, वो भी बात सही थी, लेकिन इसने यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है क्या नहीं दिया, इसने प्रत्यय नहीं दिया बल्कि समास दिया। और अव्ययी भाव समास में हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर सी। संज्ञा और विशेषण शब्दांश से नहीं बनते हैं, बल्कि ये खुद अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में शब्द होते हैं। इसके बाद अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है, जय के साथ, राम के साथ, मान के साथ या रण के साथ। तो किसका प्रयोग करोगे, अप और मान, अपमान। राइट आंसर क्या हुआ, अप मूल शब्द मान हो गया, अप आगे शब्दांश, तो शब्द बन जाएगा अपमान। बाकी किसी के साथ आप प्रयोग नहीं करोगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी तमाम तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है उपसर्ग वाले टॉपिक से, वे सारे क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने आएगी। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था आपका डेफिनेशन का उपसर्ग का, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी और वो पूछी किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन अलग तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक अलग स्टेटमेंट बना ली। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उपसर्ग दे दिया और पूछ लिया बताइए किस शब्द में आप इसका प्रयोग करोगे। तो इसी के आधार पे आपको चीजों को पहचानना है कि कितनी कंडीशन और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, ये पूछना ये चाहता है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ अनपढ़ में पढ़ मूल शब्द है, स्वतंत्र यहाँ पे प्यारे दोस्तों स्थान मतलब ठहरना होता है, बैठना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत यहाँ मूल शब्द है, तो इसमें यहाँ ईय प्रत्यय लगा है, यहाँ उपसर्ग लगा है, इसमें भी यहाँ उपसर्ग लगा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ विद्या दान में ये विद्या भी और दान भी दोनों के दोनों क्या है, बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के हैं, इसीलिए ये क्या हुए अपने आप में राइट आंसर। तो यहाँ पे इसमें शब्दांश लगा है प्रत्यय ई, भारत में ई प्रत्यय भारतीय, इसमें अव लगा है और इसमें क्या है अन लगा है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो गया आपका डी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, शब्द के आरंभ में लगकर, तो शब्द के आरंभ में लगते हैं क्या कहलाएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, पद या पदबंध। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा बी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, उपसर्ग अर्थात बी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है शब्द के आदि। आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ अर्थात प्रारंभ, शब्द के आदि में। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा ए। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, वहां तो आप सर्कल नहीं कर सकते ना अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो आपको वहां पे नहीं पे सर्कल करना होता है या फिर अंडरलाइन करना होता है, तभी जाके क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आएगी और आप राइट आंसर दोगे। तो किस रचना में, हाँ, शब्द रचना में किसका प्रयोग नहीं होता है। शब्द रचना प्रत्यय के द्वारा भी बनती है, शब्द रचना आपको ध्यान रखना है धातुओं के द्वारा भी बनती है, शब्द रचना उपसर्ग के द्वारा भी बनती है, जिसके द्वारा नहीं बनती वो क्या है, वो पद है, क्योंकि ये खुद में अपने आप में जो है शब्द रचना होता है। लेकिन हम प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर और धातु में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर क्या बना लेते हैं, धातु में और क्रिया में हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा के नए शब्द बना लेते हैं। लेकिन जो पद होता है वो विभक्ति से युक्त होता है, इसीलिए वहां से शब्द रचना में हम इसका योगदान नहीं है। इसके बाद उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताइए कौन सा है। तो इनमें एक सूत्र क्या है, उपसर्ग से रिलेटेड है, जिससे उपसर्ग होता है, तो वो पारदाय है, प्रत्यय है, गतिशय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ, उपसर्ग से संबंधित सूत्र। तो यहाँ पर ये कह रहा है पर आदाय मतलब आदि, पर जैसे और अनेक जो शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये परदाय जो है ये सूत्र हमें ये कह रहा है कि पर आदि शब्दांश को ही उपसर्ग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 8वें का राइट आंसर हुआ ए।
इसके बाद उपसर्ग को कहते हैं क्या? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं शब्दांश। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उपसर्गों को हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। तो उपसर्ग शब्दांश कहलाते हैं। सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? सम उपसर्ग का मैं किस में सुनाई पड़ता है बताइए। तो यहाँ संयम में, या संवाद में, या फिर संभावना में, या फिर संख्या में। तो ये कह रहा है सम उपसर्ग का मैं किस में सुनाई देता है। राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में बड़ा ही लॉजिकल है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि संयम में जो ये अनुस्वार आया है ये किस वर्ण के स्थान पे आया? संयम, इस वाले आधे य के स्थान पर। जो च वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च वर्ग में वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ और ये वाला ये। इसके स्थान पे वहां अनुस्वार आया है। फिर यहाँ क्या है? संवाद, इसमें यहाँ मैं के स्थान पे अनुस्वार आया है। तो ये क्या है? ये पे वर्ग का अंतिम वर्ण, पे, फे, बे, भे, मैं। संभावना में मैं दिया ही है तो स्वाभाविक बात है अनुस्वार के स्थान पे है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। संख्या में जो ये आया है ये किसके स्थान पे आया? जो क वर्ग का अंतिम वर्ण है, संख्या। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ और ये वाला घ। क्लियर? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये जो अनुस्वार आया है इस वाले ये के स्थान पे आया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका बी। संवाद में अनुस्वार मैं के स्थान पे आया है और वहीं पर ही वो हमें साउंड मैं की सुनाई पड़ती है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ बी। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्यर्पण शब्द में पर है, प्रति है, प्रत्यय है और पर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डायरेक्ट कोई चीज ना दी हो तो वहां पे हम संधि विच्छेद करके भी हम किसको पहचान लेते हैं? उपसर्गों को पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो शब्द समाज में थे, आपने ये दोनों पढ़े हैं, एक प्रत्यय और दूसरा अर्पण। अर्पण मतलब दूसरे को सौंप देना, दूसरे को दे देना। तो यहाँ से क्या आया? ये ई। इधर से क्या आया? ये ए। ई और ए दोनों मिलके क्या बन गए? ये। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपने इसमें से ये वाला ई ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? आधा तय। जब आपने यहाँ से ये ए ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका? ये वाला। तो जब बीच में ए और ये को मिलके क्या बन गया? ये। ऐसे शब्द क्या बन गया आपका? प्रत्यर्पण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि लॉजिक को समझना कि इसमें पर उपसर्ग नहीं है बल्कि कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो शब्दांश का अर्थ होता है उसी को हम उपसर्ग मानेंगे, एक पॉइंट। दूसरा फिर ये देखेंगे प्रत्यय अर्पण में यहाँ अर्थ क्या आ रहा है और उस अर्थ के अनुसार ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है। आप इन दोनों में कंफ्यूज होते। अगर आप इसको उपसर्ग मान रहे हो, क्या ये मूल शब्द है? क्योंकि आपको बताया गया कि मूल शब्द को पहचान कर आप ये मूल शब्द है इसीलिए आगे जो बच गया वो उपसर्ग कहलाया। लेकिन अगर आप इसको मूल सर्ग, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने आंसर ए बताया है, तो क्या आपने आज तक ये कहीं भी ये शब्द पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है? तो जो आज तक आपने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा ही नहीं है तो इसका मतलब वो मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसमें पहला नहीं होगा। दो तरीके से पहचानो, ये तो आगे से शब्दांश निकालो जिसका कोई मीनिंग हो, या फिर पीछे से मूल शब्द निकालो जो आपने पढ़ा हो, सुना हो, लिखा हो, देखा हो। इस 20-22 साल की एज में समझ लो वो सार्थक शब्द होता है, वो मूल शब्द होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग और भाव अवश्य होता है। अडिंग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अडिंग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको उपसर्ग पढ़ाते समय दिए, एकदम डिफरेंट तरीके से ये सारे क्वेश्चंस में लेके आता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्पल में दे चुका हूँ वो क्वेश्चन में नहीं होंगे, जो क्वेश्चंस में है वो एग्जाम्पल में समझाते समय नहीं देता हूँ। इसीलिए हमें प्रत्येक टॉपिक का कंप्लीट करने पर उसके कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये सारे
जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको दे चुका हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ के साथ जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप वे जो क्वेश्चंस हैं वहां से अपनी प्रैक्टिस करोगे, रे देखोगे आप कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद सही कर पा रहे हो। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ आप गलतियां कर सकते हो और करते हो, ठीक है। बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है, क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल एक्सेस पीडीएफ का चला गया है। अडिंग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिंग अव्यय प्रयुक्त किया गया, संज्ञा है, उपसर्ग है या फिर प्रत्यय? तो राइट आंसर क्या है? मूल शब्द हो गया हमारा ये। आगे क्या बचा है? आगे बचा ए उपसर्ग। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। तो अडिंग में क्या है? ए उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा सी। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है प्रत्येक में। तो कैसे करेंगे? मूल शब्द निकालेंगे। अब मूल शब्द क्या क्या निकालोगे आप? एक तो आपका ये बच गया, कुछ बच्चे मूल शब्द इसको निकालेंगे, ठीक है। ना तो इसका कोई मीनिंग है ना इसका मीनिंग है। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है यहाँ एक तो तरीका हमारा ये हुआ, ठीक है। अगर इसमें हम पर उपसर्ग मानेंगे तो फिर आप तो ये बचा रहे हो ना, ये कोई मीनिंग है ही नहीं। पर उपसर्ग तब लगता जब ये मूल शब्द होता, ये है नहीं। तो फिर ये कैसे बना है? ये प्रति और एक से मिलके बना है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रति और एक? क्योंकि हम उच्चारण ही कर रहे हैं, प्रत्येक बोल रहे हैं। तो दो ही तो चीज बोली हमने, एक प्रति बोला और एक बोला। तो जब प्रति और एक बोला तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हमारा बी हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हमने ई लिया और इधर से हमने क्या लिया? इधर से हमने आई लिया। ई और आई मिलके क्या बन गया हमारा? ये बन गया। इसमें से जब हमने ई निकाला तो यहाँ क्या बच गया? आधात है। इसमें से ये ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? कै। अब इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये क्या बन गया? ऐसे शब्द बनते हैं प्रतीक। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा बी। तो प्रत्येक में एक मूल शब्द है, छोटे से छोटा शब्द है, वो निकालने के बाद आगे जो शब्दांश बचा जिसका अर्थ होता है वो कहलाया हमारा उपसर्ग। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? ये यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 में से उत उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया? ये क्वेश्चंस अपने आप में 101 रुपया का क्वेश्चन है। किसका है? 101 रुपया का ये क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो पूछ रहे हैं कि शब्द में उत उपसर्ग नहीं किया गया है, तो राइट आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपको उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। जी जी, उत उपसर्ग का प्रयोग, वेरी बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो शब्द बना है हमारा, ये बना है उत और गम। इससे फिर क्या बन गया? ये उद और गम। और फिर क्या बन गया? ये तीसरे नंबर पे उद्गम। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी कंडीशन ये थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये शब्दांश संस्कृत के एक उपसर्ग के रूप में हम प्रयोग करते हैं 22 उपसर्गों में से। इसका कोई मीनिंग नहीं है। प्रत्येक वर्ग का ये एक तय वर्ग है और इसमें तय, थे, दे, धे और न, ये एक 5वां होता है, ये तीसरा होता है, ये पहला। तो ये पहला, तीसरा, 5वां शब्द का अर्थ बनाने के लिए आपस में बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बदल जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है, जब उनसे शब्द का अर्थ नहीं बनता वो बदल जाते हैं। तो ये तीसरा है, ये किस में बदल गया? अपने वर्ग के पहले में। या आप ये कहोगे ये पहला है तो ये किस में बदल गया? तीसरे में। तो इसमें तो हमारा क्या हुआ? उत उपसर्ग आ गया। ऐसे उत्कर्ष में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है उत, ऐसे उत्तम में भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ अत्यधिक में ये जो शब्द बना है ये अति और अधिक से मिलके बना है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? अति है। तो इसीलिए उत उपसर्ग का प्रयोग यहाँ अत्यधिक में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक में अति उपसर्ग है। और ये अति उपसर्ग कैसे आया है? ये देखो ये शब्द कैसे बना। यहाँ से हमने ई लिया, इधर से ए लिया, दोनों को मिलके क्या बना? ये। जब इसमें से हमने ई ले लिया, ये वाला ई ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? आधात है। इसमें से ए ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा धिक। और ए और
ई और ए मिला के क्या बनाया हमने ये, तो ये शब्द क्या बन गया हमारा अत्यधिक। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा डी। संयोग शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा होगा, उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। बताइए जी, संयोग शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा होगा। ये तो सर्वनाम है, ठीक है, ये तो उपसर्ग है नहीं, इसका अर्थ वह होता है। यहाँ पे से उपसर्ग होता है लेकिन हिंदी का होता है। यहाँ संयोग संस्कृत का शब्द है तत्सम, तो फिर कौन सा संस्कृत का ही उपसर्ग होगा, क्योंकि से का प्रयोग कहाँ होता है सपूत में, तो ये भी नहीं है। तो सम और योग मिलके क्या बन गया संयोग। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर ऐसा शब्दांश जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम उपसर्ग नहीं मान सकते। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर सम और योग संयोग। ठीक है, तो कैसे था, सबसे पहले कंडीशन क्या थी, सबसे पहले सम और योग था। दूसरी कंडीशन क्या बन गई, सन और योग बनी। तीसरी कंडीशन में क्या बन गया, शब्द संयोग बना। क्यों बन गया ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये क्या तीसरी कंडीशन। ये मैं बदल गया न में और न बदल गया अनुस्वार में। क्यों बदला वो समझो। नियम क्या है, ये हमारे 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे 5 अनुनासिक वर्ण। इनकी खासियत ये है कि एक तो इनके स्थान पे अनुस्वार आ जाता है इन सब वर्णों के स्थान पे, ठीक है। और दूसरी खासियत क्या है इनकी कि आपस में बदल जाते हैं। मैं न में बदल जाता है, न में बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है और ये इसमें बदल जाता है। जैसे यहाँ मैं का किस में परिवर्तन हुआ, आधे न में। भाई समाज में तो पहले ये 2 थे, सम और योग था। अब हमें एक नया शब्द बनाना था इससे, और जब नया शब्द बनाना था तो ये क्या गया, मैं बदल गया न में और फिर यहाँ न का क्या हो गया अनुस्वार में परिवर्तन। जैसे संजय में होता है, संजय में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये सम और जय, ये किस में बदल गया सन और जय में। और तीसरे पे क्या बन गया फिर हमारा शब्द, ये हो गया सन और जय, और तीसरे में हो गया हमारा शब्द संजय, संजय। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी। तो समाज में 2 शब्द थे ये पहले से। ये वाला मैं आधे नया में बदला, ये वाला नया अनुस्वार में बदला। अब हम इस अनुस्वार के स्थान पे नया का ही तो उच्चारण कर रहे हैं, संजय। समझे थोड़े ही बोलते हैं, सनजय बोलते हैं। ऐसे ही संयोग यहाँ क्या बोलते हैं, न बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, न इस सन का मीनिंग है, न इसका मीनिंग है। तो उपसर्ग कौन सा मानेंगे, ये मानेंगे ना जो समाज में सबसे पहले था। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये, जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगल शब्द ले लिया, गंगा शब्द लिया, तो इस गंगा में मंगल में जो अनुस्वार आया इसी के स्थान पे तो आया। व्यंजन में जो ये बिंदी आई है और पतंजलि में जो ये बिंदी आती है, पतंजलि में जो ये बिंदी आती है ये इसी के स्थान पे तो आती है। खंड शब्द में बिंदी आती है, पंडित में बिंदी आती है, ये तो किसके स्थान पे आती है, ये जो अनुस्वार है इस वाले के स्थान पे। यहाँ भी हमने संजय शब्द लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने संयोग शब्द लिया है, तो इसमें नए के स्थान पे तो आया। यहाँ हमने संविधान शब्द लिया, तो संविधान में ये जो अनुस्वार है मैं के स्थान पे आया। यहाँ हमने स्वम शब्द लिया, तो देखो इसी स्वम को कैसे लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ जो बिंदी आई है वो इसी मैं के तो स्थान पे आई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, इसी वजह से इसको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। क्या खासियत है, एक तो ये आपस में बदल जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनके स्थान पर अनुस्वार भी हो जाता है। जैसे इन सब शब्दों में क्या हुआ है, अनुस्वार हुआ है। तो वो यही पूछ रहा है कि यहाँ संयोग में जो है इसमें उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग तो ये हुआ क्योंकि इसका मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़ो। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा होगा, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए जी।
तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर नी, ये क्या है, अपने आप में तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। क्यों है तत्सम? क्योंकि जितने भी दुनिया के शब्द में तैरने वाला रह आता है, ये तैरने वाला रह जितने भी शब्दों में आता है सारे तत्सम होते हैं, संस्कृत के होते हैं। सो ट्रिक बता रहा हूँ, जब ये टॉपिक को लेंगे डिटेल से तो उसमें और भी कंडीशन आएगी इसी तरह की। तो ये क्या कहलाए हमारे, ये तत्सम कहलाया संस्कृत का, तो फिर संस्कृत का ही उपसर्ग होगा। ये उपसर्ग तो हिंदी का है, इससे निडर बनता है, निकम्मा बनता है। ये कोई उपसर्ग है नहीं, ये भी कोई उपसर्ग नहीं है। इसको इन्होंने साइलेंट रखा है। किसको साइलेंट रखा है? इस वाले नी और गुण निर्गुण। क्लियर? अब इस वाले रह का परिवर्तन, उपसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया? रह में। तो कंडीशन क्या बन गई? निर्गुण। और तीसरे नंबर पे जाके ये शब्द क्या बन गया हमारा? तीसरे नंबर पे शब्द बन गया हमारा ये वाला। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी। अगर ऑप्शन में ये होता तो राइट आंसर यही होता, और जब ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर राइट आंसर ये हुआ, क्योंकि इसको साइलेंट रखा है। तो राइट आंसर हो गया सी। तो शब्द क्या था हमारा? निर्गुण। तो ऐसे निर्वाण होता है। तो वहां जब निर्वाण हम बोलेंगे, ठीक है, निर्वाण, तो ये कैसे करेंगे हम? ये निर और वाण। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है, यहां क्या हो गया? ये नी उपसर्ग में बदल गया, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला। तो ये जो शब्द हैं यहाँ इस वाले का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? न। तो ये न तो न में बदल गया, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण है, आपस में बदलते हैं। ये विसर्ग रह में बदला, रह चला गया यहाँ पे। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये हो गई तीसरी। क्लियर? जैसे परिमाण शब्द होता है ना, तो परिमाण में यहाँ पे हम क्या करेंगे? परि और मान। तो इसमें जो ये न है, ये वाला न ही तो इस न में बदला है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण आपस में बदलते हैं। तो मूल शब्द मान हुआ, यहाँ मूल शब्द वान हुआ, ठीक है। तो इस वाले न का न में परिवर्तन हुआ और विसर्ग का रह में परिवर्तन, फिर विसर्ग ऊपर चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दिया नहीं है तो फिर राइट आंसर ये माना जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। प्रत्येक में उपसर्ग बताए, प्रति और एक, प्रत्येक। 17 का राइट आंसर क्या हुआ? 17 का राइट आंसर हो गया बी है। प्रति और एक क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। प्राज्ञ में उपसर्ग बताइए। मूल शब्द निकालो, क्या है मूल शब्द? मूल शब्द जय है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया परा, पराजय। तो मूल शब्द क्या हुआ हमारा? परा और जय, पराजय। राइट आंसर हो गया सी। अनुपसर्ग से बना शब्द बताइए। ये 501 रुपया का क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से 501 रुपया कौन जीतता है। तो ये क्या है? 501 रुपया का क्वेश्चन है, अनुपसर्ग से बना शब्द। ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनसे पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक हो जाती है, पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक हो जाती है। जी जी, वेरी गुड। तो राइट आंसर देखो क्या है, यहां से लेते हैं नीचे से। ये बना है अन और उत्तर, अनुत्तर से। ये बना है अन और तर। ये बना है अन और उपमा, अनुपमा से। और ये बना है अनु और चर, अनुचर से। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। अरे कितनों ने दिया? बहुतों ने तो डी, कोई बता रहा है बी। तो यहाँ ये अन और उत्तर से मिलके बना है अनुत्तर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आधा न और ये ऊ मिलके यहाँ पे क्या बन गया? ये नु बना। ये आधा न और यहाँ पे क्या है? इस रूप में यहाँ आधा न और ऊ मिलके क्या बन गया? नु मिल गया। न और ऊ मिलके क्या बन गया? नु। तो यहाँ जो ये आया हुआ है ना नु, ये दोनों में, ये तो आधा न और ऊ को मिलके आया हुआ है। तो इसीलिए अनुत्तर का मतलब क्या हुआ? अन का मतलब बिना, बिना उत्तर के, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपमा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है। अनुचर, तो राइट आंसर क्या हुआ? मूल शब्द चर है। राइट आंसर हो गया आपका ए। जी। संगम, संवाद, संतोष और संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग है? तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी है, इस पे आपको फोकस करना है। जी, वेरी गुड।
बहुत अच्छी बात है। जब भी आप पैसे वाले क्वेश्चन का आंसर दो तो समझ लो कि आपसे जब भी उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको 100% करोगे। तो इन सब में सम उपसर्ग है, इसका कोई मीनिंग नहीं। ये शब्द है अपने आप में, इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंग केवल एक होता है, ये शब्दांश है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए होगा। सम और गम, सम और वाद, सम और तोष। क्लियर? इस तरह से निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? मान है, अभिमानी है, अभिमान है या मानी है? मूल शब्द बताना है। निराभिमानी में कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। 21 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। 21 का राइट आंसर क्या होगा? निराभिमानी शब्द में मूल शब्द बताना है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कैसे बना है शब्द। ये बना है नी अभि मान और ई से, पहली कंडीशन। दूसरे में क्या बना? निर अभिमान और ई। तीसरे में क्या बना? निराभिमानी, निराभिमानी। ये पहली कंडीशन थी। दो उपसर्ग हैं, एक प्रत्यय है, ये मान मूल शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए। क्लियर? मान मूल शब्द है। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो अधोमुख का संधि विच्छेद करोगे तो इस वाले अध के विसर्ग का, ये वाला जो विसर्ग है, इसी का परिवर्तन तो अव में होता है। जैसे अधोपतन, तो कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है, तब भी तो आप यही कहोगे अध विसर्ग पतन। तो यहाँ पे इस विसर्ग का अव में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का, ऐसे यहाँ पे इस वाले विसर्ग का अव में परिवर्तन। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है मुख। बच क्या आ गया? अध। अध का अर्थ क्या होता है? नीचे। जो नीचे की ओर मुख है उसे क्या कहते हैं? अधोमुख। तो नीचे की ओर मुख है वो क्या होता है? अधोमुख। आधा मुख नहीं होता है, अधोमुख होता है नीचे की ओर जिसका मुख होता है वो क्या कहलाता है? अधोमुख कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बताइए कौन सा है? कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। राइट आंसर बताइए किसमें एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे मूल शब्द ख्यात है। ख्यात मतलब प्रसिद्ध। कुख्यात जो बुरी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, अवगुणों के कारण प्रसिद्ध हुआ हो। मूल शब्द चाल है। मूल शब्द योग है। पहले उपसर्ग, पहले उपसर्ग, पहले उपसर्ग। लेकिन ये शब्द क्या बना है? इसमें पहले कूल है, इसके बाद में ईन पड़ते हैं, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, अर्थात इसमें कु का उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये क्या है? कुलीन। तो आपको शब्दों को ऐसी जगह से अलग करो जहां मीनिंग हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल शब्द क्या होगा? कूल, और उसमें फिर ईन लग के कुलीन। ठीक है। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? अधि उपसर्ग बताइए इनमें से किसमें, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। इसमें क्या है? ए। इसमें क्या है? ए। इसमें क्या है? अधि और आए अध्याय। तो इसमें है अधि उपसर्ग। अधि और आए क्या बन गया? अधि और आए अध्याय। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका डी। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? सम होगा। सम और गम, संगम। इसके बाद अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो कैसे करोगे? अति और अंत। अत्यंत मूल शब्द अंत हो गया, इधर से क्या लेंगे? ई, इधर से क्या लेंगे? ए। यहाँ पे क्या बन गया? ये। इसमें से ई निकाला, आधा थे। यहाँ से ए ले लिया, यहाँ क्या बच गया? आधा ने थे। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? अत्यंत। तो राइट आंसर क्या हुआ? अति। तो राइट आंसर क्या हुआ? अति और अंत, अत्यंत। राइट आंसर हो गया सी। अवनत शब्द में उपसर्ग बताओ। नत मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, तो नत मूल शब्द हुआ, अव उपसर्ग हो गया। राइट आंसर हो गया 27 का सी। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है? प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है?
तो कैसे हो गए? तो यहाँ पे आपको तिष्ठ, तिष्ठ मतलब क्या होता है? ठहरना। ये क्या है? संस्कृत की क्रिया है, संस्कृत की वर्ब है। तिष्ठ मतलब क्या होता है? ठहरना, बैठना। तो आगे क्या बचा? आगे बच गया पर, तो प्रतिष्ठा में पर उपसर्ग हो गया। दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? अति का उपयोग किसमें नहीं हुआ? अति का उपयोग अतिथि में, अत्यधिक में, अत्यंत में, अतिरिक्त में। मूल शब्द निकालो। मूल शब्द क्या है? रिक्त। बच के आ गया अति। मूल शब्द क्या है? अंत। बच के आ गया अति। मूल शब्द क्या है? अधिक। बच के आ गया अति। तो इन तीनों में अति का प्रयोग हुआ है, लेकिन अतिथि में अति का प्रयोग नहीं है। यहाँ मूल शब्द तिथि है, इसमें ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द क्या है? तिथि। जो बिना तिथि के आता है, जो बिना बताए आता है, जिसकी पहले से तिथि ज्ञात ना हो, उसको कहते हैं अतिथि। तो अतिथि में मूल शब्द तिथि है, ए उपसर्ग। इन सब में अति से मिलके बने हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हुआ आपका ए। अपमान में उपसर्ग बताइए। मान मूल शब्द, आगे शब्दांश बच गया। कौन सा? डी। अप बच गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी। उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? उपसर्ग परा का अर्थ क्या? दूरी, अभाव, सहित और उल्टा। एक उपसर्ग के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, एक उपसर्ग के अनेक नहीं बल्कि क्या है? एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ परा का उल्ट क्या होता है? पराभव, पराजित, पराजय। ठीक है, पराक्रम, ये सब क्या है? इसमें परा का अर्थ उल्टा। अनहित शब्द में संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? हित। मूल शब्द निकालो। अन बच गया। जब अन बच गया तो ये हिंदी का है, जो अनहोनी में लगता है, अनबन में लगता है, अनकही में, अनसुनी में लगता है। तो ये हिंदी का उपसर्ग हुआ अन। क्लियर? ये कहाँ लगेगा? अनुचित में, अनधिकार में। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर सी। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग में मूल शब्द निकालो। मूल शब्द क्या हो जाएगा? अन और अंग, अनंग। क्लियर? अन और अंग क्या हो गए? अनंग। यहां से ये वाला न लिया, इधर से ये ए लिया, तो ये क्या बन गया? पूरा न है। और ये अनुस्वार कहाँ से है? ये अनुस्वार यहाँ, तो इसी वजह से ये न आया है। तो अन अंग में मूल शब्द अंग है, आगे जो बचा शब्दांश वो क्या कहलाया? अन। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ इसमें भी स्व दिखाई दे रहा है, इसमें भी है। दोनों में स्व उपसर्ग है। ठीक है, दोनों में क्रम से स्व और स्व उपसर्ग है। दोनों में क्रम से सु और स्व उपसर्ग है। इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ दोनों में, इसमें स्व है और इसमें सु। सु जमा आगतम, सुआगतम। सु और क्या होगा? यहाँ पे आया हमारा ऊ, इधर से आ गया आ, ऊ और आ मिलके बना वहां। इसमें से जब हमने ऊ ले लिया तो ये आधा से बचा, और इसमें से यहाँ आ लिया। ठीक है, तो यहाँ गत बचा, तो ऊ और आ मिलके क्या बन गया? स्वागत। तो दोनों में क्रम से स्व और सु। स्वागत में सु, स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है। राइट आंसर सी। किस शब्द में ए उपसर्ग है? किस शब्द में ए उपसर्ग है? तो यह आपको ध्यान रखना है। अभिमान में अभी है, अनजान में अन है, और अभाव में ए उपसर्ग है, अवमानना में अव है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका सी। तो राइट आंसर क्या हुआ? 35 का राइट आंसर सी। वेरी गुड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताइए, एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी में नहीं हुआ है। ठीक है, एक में हुआ निगाह, निवाला, निडाल और निशाचर। मूल शब्द निकालो। मूल शब्द जो आपने पहले से पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, देखा हो। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या है? क्वेश्चन का आंसर तो दे नहीं रहे हो, बेफालतू के कमेंट किए जा रहे हो। जब प्रैक्टिस चल रही है तो क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने ये कहा कि स्टूडेंट को लाइफ में वही करना चाहिए जिससे वो भर्ती हो सकता हो। ठीक है, अब कोई मेरे से पूछ रहा है, सर मैंने ऑनलाइन बैच लिया, क्या मुझे ऑफलाइन लेना चाहिए? अरे भाई, तू अपने को देख,
अगर तुझे ऑनलाइन से समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन क्यों लेगा तू? ठीक है, ऑफलाइन में कुछ अलग से प्रसाद लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो जब पहले ये देख तेरी कैपेसिटी कितनी है, तू सीख कितना पाता है। और दिक्कत ये है कि ऑनलाइन में तो पढ़ रहा ही नहीं है, तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो जो लाइव क्लास चल रही है तो रिकॉर्डिंग से क्या घंटा उखाड़ लेगा भाई। एक पूछ रहे हैं सर वीओडी, सर वीओडी, अतुल परेशान है वीओडी क्या वीओडी? लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास ले भी रहे हैं, उसके बाद सर वीओडी। दिक्कत आपको यह है कि आपकी आदत होती है उस अनपढ़ बुजुर्ग लेडीज के जैसी, जिसको बेचारी को ये नहीं पता है कि आपने बहुत मेहनत की है इस परिवार को संवारने के लिए, और वो दूसरे को मौका ना दे के काम करने का, अपने आप ही सारे काम किए जा रही है। तो यहाँ क्या होना चाहिए भाई, आप जब आपके बच्चे मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, उनसे उनको काम दो, घर की जिम्मेदारी उनको दो। क्यों सारी चीज अपने हाथ में लेके बैठे हो? क्योंकि कल को आप नहीं रहोगे तो उस परिवार को कौन चलाएगा? उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी उस तरह से, वो संभाल ही नहीं पाएंगे परिवार को। जब संघर्ष करने होंगे, जब दुख की घड़ी आएगी, तो इसलिए बड़े बुजुर्गों को ये अपने परिवार में व्यवस्था रखनी चाहिए कि अपने होते होते वो दूसरों को तमाम जिम्मेदारी दे के अपने आप को फ्री रखे। लेकिन वो क्या करती है, बुजुर्ग सारा इकट्ठा करके देगी, जैसे उसने 4-10 पीढ़ी का ठेका उठा रखा हो पालने पोसने का। इधर से भी इकट्ठा करो, इधर से भी करो, अपनी रोटी भी कम खाओ, कपड़े भी कम पहनो, ठीक है, दूसरों को भी कम पहनने दो। वही आपकी चीज हो रही, आने दो आने दो। अरे आप जो भी सीख रहे हो उसका इम्प्लीमेंट करके भर्ती हो जाओ। ठीक है, इकट्ठा कर रहे हो, इधर वीओडी भी चाहिए आपको, लाइव भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे वाली हरकतें मत किया करो, ये छोटे बच्चों में होती है। ये तो जो 5 से 6-7 साल का बच्चा होता है वो करेगा ये काम, या फिर 70 साल के बाद बुजुर्ग आदमी करते हैं। ठीक है, उनको चीजों को गैदरिंग करने की ये वो होती है। छोटा बच्चा खाएगा कुछ नहीं, मुझे इसका भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसको टॉफी दे दो आप 10, ठीक है, चाहे वो 2 ही खाए, वो बाद में सबको दे दे, लेकिन फिलहाल उसको 10 की 10 चाहिए। ठीक है, उसको ये एक सेब दिया, एक को संतरा दे दिया, एक को चीकू दे दिया, एक को केला दे दिया। अब उसके हाथ में सेब संतरे सब कुछ है, लेकिन उसको दूसरे वाले पे नजर है, अपने पे फोकस ही नहीं है। इसलिए वही काम आपका है कि मेरे पास क्या क्या है वो सारी चीज चाहिए। मैं जो आपको दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ आंसर करा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं, बस चाहिए, इसको भी आने दो, इसको भी। और मुझे पता है आप कितने घंटे पढ़ते हो और कितना पढ़ सकते हो। समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप अपने आप को पढ़ने के जो तौर तरीके हैं उनसे आप कोसों दूर हो। ठीक है, और जब आपको समझाते हैं आपको बुरा लगता है, आप मुंह फुला के बैठ जाते हो कि बेटे भर्ती ऐसे नहीं ऐसे हुआ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा तरीके बदलो भर्ती होने। अब ये तो भीड़ है भाई, हर जगह पर 10 लाख 5 लाख 15 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, लेकिन कभी आई है 1 लाख पोस्ट? ना आएगी जिंदगी में कभी। तो वहां तो कुछ हजारों में चाहिए उनको, अब 1000 तो वही होंगे ना जो अपने तौर तरीके बदलेंगे पढ़ने पढ़ाने के। तो ये क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ गा मूल शब्द नहीं है, वाला मूल शब्द नहीं है, यहाँ ढाल मूल शब्द है, इसीलिए इसमें नी उपसर्ग लगा है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। तो ये किसी ने आंसर दिया ही नहीं, और जिसने दिया उसने गलत दिया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस में उपसर्ग है? लालिमा में, पराज्य में, दशक में, कारीगर में। जय मूल शब्द है, परा आगे शब्दांश लगाए। राइट आंसर क्या हुआ हमारा? बी, प्राज्य। इसके बाद है निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रतिष्ठा में हुआ है, अधिकार में हुआ है, संस्कार में किसका प्रयोग हुआ है? सम का प्रयोग हुआ है, लेकिन पर्सन में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ जन्म, जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। यहाँ पे आ उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। 39 का राइट आंसर क्या हुआ? 39 का राइट आंसर हो गया डी। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए? सुपुत्र में है, धर्म में है, तो यहाँ मिलान में और आदरणीय में। राइट आंसर ए और डी दोनों हो गए। मिलान में भी नहीं है और आदरणीय में भी कोई उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर ए और डी दोनों। प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्युत्पन्न में तो कैसे लिखोगे? प्रति और उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। मूल शब्द उत्पन्न हुआ, प्रति, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका बी। क्लियर?
तो प्रत्युत्पन्न में प्रति और उत्पन्न से मिलके बना है, राइट आंसर बी। अतीव में उपसर्ग बताइए कौन सा है? अति प्लस ईव क्या बनेगा? अतीव। यहाँ से छोटा ई आया, इधर से छोटा ई, क्या बन गया? बड़ा ई, इसीलिए यहाँ बड़ा ई आया। कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी क्या हुआ? दीर्घ संधि। ठीक है, हाँ। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ अति और ईव, अतीव। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका, ठीक है, अतीव शब्द। अतीव का मतलब प्राचीन। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए किस में उपसर्ग नहीं है? अपमान में हो गया अप, ठीक है, अप यश में हो गया अप इसमें भी हो गया, लेकिन अपराध में राध का कोई मीनिंग नहीं है, मूल शब्द नहीं है, ये बिना उपसर्ग का शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राध का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मूल शब्द यश है, मति है, मान है, आगे जो शब्दांश बचा उसका भी अर्थ है, लेकिन अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर आपका हो गया बी। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए तो कौन सा होगा? उत और चारण कैसे मिलके बनता है? पहले उत और चारण है, फिर ये किस में बदल गया? ये बदल गया च में, ये उच्च और चारण हो गया, और इससे फिर क्या बना शब्द? ये उच्चारण शब्द बना। कैसे? यहाँ पे तय है, इसके बाद में ये च। यदि तय के नियम है, जैसे मैथ में नियम है a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ तय के बाद में च आया है, तो ये वाला तय इसी च में बदल जाता है जो यहाँ आता है। तो ये तय च में बदल गया, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी में। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी, क्योंकि अर्थ इसका है। अर्थ क्या है? इसका है। राइट आंसर सी हो गया। उपसर्ग बताइए अति इंद्रिय, तो कैसे बनेगा? अति और इंद्रिय से मिलके बनेगा अति इंद्रिय। इसका छोटा ही, इसका छोटा ही मिलके क्या बन गया? बड़ा ही। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया ए। बै उपसर्ग किसमें है? यहाँ बदबू, बू मूल शब्द है, नाम मूल शब्द है, यहाँ हजम में ई लगा के हजमी बना लिया, तो इसमें बद उपसर्ग है, इसमें भी बद है, इसमें भी बद है, लेकिन यहाँ बेदौलत, तो आपको बदौलत में राइट आंसर क्या हुआ? बी। बे उपसर्ग किसमें हुआ? बदौलत। दौलत मूल शब्द हुआ, और इसमें आगे जो शब्दांश लगा हुआ है वो क्या कहलाया? जो आगे शब्दांश है वो उपसर्ग। किसका उपसर्ग है? ये उर्दू का उपसर्ग है। ये किसका उपसर्ग है? उर्दू का उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि और अक्ष। अध्यक्ष यहाँ पे है ही नहीं, ना ये है ना ये है, तो ये कैसे बना है? अध्यक्ष बना है अधि और अक्ष से मिलके, इसमें से ई, इधर से क्या आया? ए, दोनों मिलके क्या बन गए? ये बन गया। इसमें से ई निकाला, इसमें से ए निकाला, तो यहाँ जब इसमें से ई निकाला, ये बच गया, ये इसमें बच गया, ये दोनों को मिलाया तो ये मिल गया। तो अधि और अक्ष क्या हो गया? अध्यक्ष। 47 का राइट आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अधि उपसर्ग है। आगमन में गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, राइट आंसर ए हो गया। इसके बाद रसोईया में प्रत्यय बताना है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय? तो यहाँ पे मूल शब्द देखिए क्या है। तो रस तो यहाँ क्या है? शब्द है, ये तो ऐसा शब्दांश होना चाहिए जिसका कोई अर्थ नहीं। ये क्या है? उपसर्ग है। बच गए दो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ रसोई में ईया लग के क्या बन गया? रसोईया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, नहीं। शब्द के बाद में तो प्रत्यय जुड़ते हैं। शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, नहीं। शब्द के आगे जुड़ते हैं। शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, नहीं। वो क्या जुड़ेगा? शब्द में केवल आगे जुड़ेंगे, शब्द में केवल आगे जुड़ेंगे। क्लियर? तो ये क्या थे? आपके 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये इनसे आपके उपसर्ग के कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लियरिटी हो गई होगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर इंच, चलो जी, यहाँ पे दूसरी चीज ध्यान ये रखना है कि हम पढ़ रहे थे प्रत्यय के भेद। क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय के भेद।
चलो जी, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है हमारा कर्त प्रत्यय। कर्त प्रत्यय कहाँ लगेंगे? कर्त प्रत्यय का प्रयोग धातु या क्रिया के बाद में प्रयुक्त होते हैं। कैसे होंगे? जैसे यहां से शब्द आ गया लिख और आवट, शब्द बन गया लिखावट। क्लियर? तो यहां हम प्रयोग कर लेते हैं धातु का, यहां हम प्रयोग कर लेते हैं कर्त प्रत्यय का, कर्त प्रत्यय का, और इनसे जो शब्द बनेंगे वो शब्द क्या बनेंगे? करदंत शब्द बनेंगे। कौन से शब्द बनेंगे? करदंत शब्द बनेंगे। और कैसे बनेंगे वो शब्द? देखो यहाँ पे ध्यान देखिए। तो कैसे? यहाँ पे हमने शब्द लिया लिख, यहाँ पे लिया पी, यहाँ पे लिया तैर, यहाँ पे लिया खेल, और यहाँ पे लिया पढ़। ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी हैं हमारी क्रियाएं। इसमें हमने प्रत्यय लगाया आवट, इसमें प्रत्यय लगाया हमने अक्कड़, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया? अक्कड़। इसमें प्रत्यय लगाया हमने आंख, इसमें प्रत्यय लगाया हमने आड़ी, और इसमें प्रत्यय लगाया हमने आई। तो इनसे जो शब्द बने, तो वो सारे के सारे जो शब्द बने इनसे, वो कौन से शब्द हैं? इससे शब्द बन गया लिखावट। तो ये लिखावट क्या कहलाएगा? करदंत शब्द। इससे शब्द बन गया हमारा पियक्कड़, इससे क्या बन गया? पियक्कड़। ये शब्द क्या बन गया? तैराक। इससे शब्द क्या बन गया हमारा? खिलाड़ी। खेल में आड़ी लगाएंगे तो खिलाड़ी, और यहाँ पढ़ में आई लगाया तो पढ़ाई। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? ये सारे के सारे कहलाए हमारे करदंत शब्द। ये क्या कहलाए? ये सारे करदंत शब्द है। क्यों? क्योंकि इनमें कर्त प्रत्यय लगाया। और ये सारे क्या है? ये धातु हैं, अर्थात क्रियाएं हैं। जो क्रिया में धातु में लगते हैं वो कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। उनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग होते हैं? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में, विशेषण शब्द के अंत में लगा के हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसमें तद्धित प्रत्यय में जैसे यहाँ पे एक शब्द आ गया, यहाँ पे विकारी शब्द, यानी कि यहाँ पे हमने संज्ञा शब्द ले लिया, या यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्द लिया, या यहाँ पे हमने विशेषण शब्द लिया। तो इनमें से कोई शब्द लेके हम इसमें क्या लगा देंगे? तद्धित प्रत्यय लगा देंगे। और इनसे जो शब्द बनेंगे उन शब्द का नाम होगा तद्धिदांत शब्द। क्या होगा? तद्धिदांत शब्द। इन शब्द का नाम क्या होगा? तद्धिदांत शब्द। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द लिया बच्चा, यहाँ हमने शब्द लिया मानव, यहाँ हमने शब्द लिया देव, इसके बाद यहाँ हमने शब्द लिया मम, यहाँ हमने शब्द लिया अपना, इसके बाद शब्द यहाँ पे लिया हमने सुंदर, सुंदर, और यहाँ शब्द लिया हमने मीठा। तो यहाँ पर जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो उनसे जो शब्द बनेंगे, ये प्रत्यय जोड़ने के बाद बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ा, मानव में ये प्रत्यय जोड़ा, देव में त्वे प्रत्यय जोड़ा, मम में ता प्रत्यय जोड़ा,
अपना में पन प्रत्यय जोड़ा, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा और मीठा में आस प्रत्यय जोड़ा। तो इनसे जो शब्द बने हमारे सारे के सारे, ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे तदिदांत शब्द। तो इससे शब्द क्या बन गया, बचपन। इससे शब्द क्या बन गया, मानवीय। इससे शब्द क्या बन गया, देवत्व। इससे शब्द क्या बन गया, ममता। और इससे शब्द क्या बना, अपनापन। और इससे शब्द क्या बना, इससे बन गया सुंदरता। और लास्ट वाले से शब्द बन गया हमारा मिठास। इससे शब्द क्या बनेगा, इससे शब्द बन गया हमारा मिठास। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये कंडीशन, ये इनमें से कोई भी क्रिया नहीं है। और जब इनमें से कोई भी क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, धातु नहीं है, तो इसका मतलब इनमें कर्त प्रत्यय नहीं लगा, इनमें कर्त प्रत्यय नहीं लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे पहचानोगे कि इनमें तदित प्रत्यय है, क्योंकि इनमें ये कोई भी क्रिया नहीं है, कोई भी धातु नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है। अगर क्रिया होती तो क्रिया लिख, पी, तैर, खेल, पढ़ के रूप में होती। अगर क्रिया में लगा है कोई भी प्रत्यय तो वो कर्त प्रत्यय कहलाएगा। और उससे बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, हमारा करदंत शब्द कहलाएगा। उससे बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, हमारा करदंत। एक पॉइंट तो ये ध्यान। अब इसमें इससे ये संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, उसको पहचानने की आवश्यकता ही नहीं। भाई धातु नहीं है, क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ बच्चा है, मानव है, देव है, ये क्या है, ये संज्ञा है। ये तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, ये तीनों के तीनों शब्द संज्ञा है। ये दोनों के दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों के दोनों शब्द सर्वनाम है। और ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों विशेषण है। और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो प्रत्यय लगे होते हैं उन प्रत्ययों को हम कहते हैं तदित प्रत्यय। उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। तो ये सारे के सारे तदिदांत शब्द हुए जो तदित प्रत्यय लग के बने। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा से बन गए, ये विशेषण से, और ये सर्वनाम से और ये विशेषण से मिलके बने हैं। तो इसीलिए जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाएंगे तो वो प्रत्यय कहलाते हैं हमारे तदित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय। अगर कर्त प्रत्यय तदित प्रत्यय में अंतर समझ में आ गया और दोनों कंडीशन क्लियर हो गई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद तीसरा जो प्रत्यय है हमारा, वो तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय क्या है हमारा, स्त्री प्रत्यय। इसका प्रयोग कहाँ होगा, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे, जैसे पुल्लिंग शब्द, इधर क्या होगा, स्त्री प्रत्यय। और यहां से जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या होगा, उस शब्द कहलाएगा स्त्रीरांत शब्द। क्या कहलाएगा, स्त्रीरांत शब्द कहलाएगा। क्लियर। तो पुल्लिंग शब्द, स्त्री प्रत्यय, स्त्रीरांत शब्द। क्लियर। चलो जी, अब यहाँ पे देखो, इसमें पुल्लिंग शब्द आ गया हमारे पास नर। क्लियर। यहाँ पे आ गया बाल, यहाँ पे शब्द आ गया गोर, यहाँ पे शब्द आ गया नर्तक। क्लियर। तो यहाँ पर हम इनमें क्या लगाएंगे, इन सब में हम प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ पे शब्द आ गया अज, तो इसमें हमने ई लगाया। बाला में इसमें आ लगाया, इसमें हमने ई का प्रयोग किया। इसमें भी हमने ई का प्रयोग किया, इसमें हमने आ का प्रयोग किया। तो इन सब से जो शब्द बने हमारे, वो कौन से शब्द बनेंगे, वो सारे के सारे शब्द बन गए नारी। इससे शब्द क्या बन गया, बाला। इससे शब्द क्या बन गया, गोरी। इससे क्या बन गया, गोरी। इससे शब्द क्या बन गया, नर्तकी। और इससे शब्द क्या बन गया, अजा। तो अज बकरा, अजा बकरी। नर्तक नाचने वाला, नर्तकी नाचने वाली। गोर गोरा,
ये गोरी, बाल बालक, बाला स्त्रीलिंग, नर से क्या बन गया नारी। अब मान के चलो आपको शब्द दे दिया बेटा, अब इसमें हमने ई लगाया तो शब्द क्या बन जाएगा, बेटी बन जाएगा। तो ये पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना। शब्द आ गया हमारा लड़का, तो लड़का में ई लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा लड़की। तो जब वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, स्त्री प्रत्यय। तो ये अपने आप में क्या थे, प्रत्यय के तीन भेद थे, एक स्त्री प्रत्यय, दूसरा क्या था तद्धित प्रत्यय, और तीसरा क्या है अकर्थ प्रत्यय। तो ये प्रत्यय के तीन भेद थे। इसके जो बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट थे वो इससे पहले हम बता चुके थे, बस आपको एग्जाम्पल देके इनको बताना था कि ये तीनों में अंतर क्या है। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है इन दोनों टॉपिक की जो आपको पीडीएफ में मिली है। तो अब आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी क्लास होगी, आज फ्राइडे हो गया तो मंडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो इस सैटरडे जो प्रैक्टिस क्लास थी वो मैंने आज ही ले ली है, तो क्योंकि अभी हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, जैसे टॉपिक आगे होंगे तो फिर मैं सैटरडे को आपके डाउट सेशंस में शुरू करूंगा। तो मंडे को आपकी क्लास होगी और उस मंडे की क्लास में आपको ये ध्यान रखना है, हम लेंगे एक नया बेहतरीन टॉपिक और जिसमें तमाम तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।